वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 4 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल मॉडल टीनेंसी एक्ट के बारे में है। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इस कानून को अप्रूव कर दिया है। इसके अप्रूवल के बाद अब यह कानून जाएगा स्टेट्स और यूटीज के पास। स्टेट्स और यूटीज के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि वो इसके आधार पर अपने यहां कोई बढ़िया सा फ्रेश कानून लेकर आ जाएं। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि उनके पास जो भी रेंटल लॉज अवेलेबल हैं वो उसमें मॉडल टीनेंसी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप अमेंडमेंट कर लें। उम्मीद ये की जा रही है कि इसके बाद कंट्री में जो रेंटल हाउसिंग को लेकर लीगल फ्रेमवर्क है वो थोड़ा और एम्पावर होगा। क्या फायदे होंगे, क्या है महत्वपूर्ण बातें, समझेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम मॉडल टीनेंसी एक्ट को 2019 में रिलीज किया गया। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि जो टीनेंट्स हैं, जो मकान या फिर कमरे किराए पर लेते हैं, और लैंडलॉर्ड्स या प्रॉपर्टी ओनर्स, उनके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे कम किया जाए। दोनों एक दूसरे से थ्रेट फील करते हैं। प्रॉपर्टी ओनर को ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देगा और मेरे कहने पर मेरा घर या मकान छोड़कर नहीं जाएगा। जबकि जो भी टीनेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो उनका लैंडलॉर्ड है वो मनमाने तरीके से व्यवहार करेगा और जो भी बेसिक कम्युनिटीज हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं करवाएगा और किसी भी समय उन्हें उनके मकान से निकाल देगा। इस डेफिसिट को कम करना है। फर्दर हाईलाइट समझिए, जो भी एग्जिस्टिंग टेनेंसीज हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। वो ज्यों के त्यों जैसे के तैसे चलते रहेंगे। यह लागू होगा अब के बाद जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स या टेनेंट्स के बीच में एग्रीमेंट्स होंगे उनके ऊपर। रिटन एग्रीमेंट जरूरी होगा अगर कोई भी व्यक्ति अब किसी प्रॉपर्टी को रेंट करता है या रेंट पर लेता है तो जो एग्रीमेंट होगा उसे डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी के पास सबमिट करना जरूरी होगा। अगर आप मकान या कमरे ले रहे हैं तो फिर एक एग्रीमेंट साइन जरूर होगा आपके और प्रॉपर्टी ओनर के बीच में। लॉ में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात की गई है। किसकी? लैंडलॉर्ड की भी और टीनेंट्स की भी। यह कहा गया है कि कोई भी लैंडलॉर्ड या फिर प्रॉपर्टी मैनेजर इसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई को रोक नहीं सकता टीनेंट के लिए। मुझे नहीं पता आपने ये प्रॉब्लम फेस की है या नहीं, बट कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे या फिर जो इंडिविजुअल्स किसी कमरे में मकान में रह रहे हैं उनका रेंट डिले हो जाता है, तो जो प्रॉपर्टी ओनर हैं वो बिजली की सप्लाई कट कर देते हैं, वाटर सप्लाई कट कर देते हैं, बोलते हैं जब आप रेंट देंगे तब हम इस सप्लाई को कंटिन्यू करेंगे। इस कानून के एप्लीकेबल होने के बाद अब ऐसा नहीं किया जा सकता। कोई भी इसेंशियल सप्लाई को कट नहीं कर सकता। अगर टीनेंसी रिन्यू नहीं हुई है तो क्या होगा? अगर टीनेंसी, मान लीजिए 11 महीने का आपका एग्रीमेंट था आपके प्रॉपर्टी ओनर के साथ, वो 11 महीने के बाद रिन्यू होना था, रिन्यू नहीं हुआ है बट आप रह रहे हैं, तो वो मंथ वाइज मंथ अपने आप ही एक्सटेंड माना जाएगा 6 महीने तक। 6 महीने तक वो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर एक्सटेंडेड होता रहेगा। 6 महीने के बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। मतलब जो टाइम एंड होता है उसके बाद 6 महीने तक वो एप्लीकेबल रहेगा। तो ये बात तो आप समझ गए कि प्रॉपर्टी ओनर अब मनमाने तरीके से आपकी इसेंशियल सप्लाई को कट नहीं कर सकते। आप सहूलियत के साथ वहां पे रह सकते हैं, तब भी जबकि आपका जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाए या उसकी जो डेट है वो एक्सपायर हो जाए तब भी। कंपनसेशन की भी बात की गई है। देखिए, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है केवल जो लोग टीनेंट हैं, जो रेंट पे रहते हैं, उन्हीं को होती है। प्रॉपर्टी ओनर्स को भी कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार उन्हें आवश्यकता होती है कि उनकी प्रॉपर्टी को टीनेंट खाली कर दे, बट वो खाली करने को राजी नहीं होता। यहां पर देखिए, ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए 11 महीने का एग्रीमेंट था और 6 महीने तक वो एग्रीमेंट एक्सटेंड होगा। उसके बाद भी अगर टीनेंट ने प्रॉपर्टी को खाली नहीं किया, ओनर चाहता है कि खाली करे, तब भी तो वो आने वाले 4 महीनों तक, या बीच में भी देखिए प्रावधान होता है कि 1 महीने की नोटिस देकर आप या तो अपनी प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए बोल सकते हैं या जो टीनेंट है वो भी बोल सकता है कि मैं 1 महीने बाद छोड़ दूंगा। ऐसी कंडीशन में वो आने वाले 2 महीनों तक दोगुना किराया मांग सकता है। और अगर उसके बाद भी आपने उस इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा है तो आपको आने वाले महीनों के लिए 4 गुना तक का किराया भरना पड़ सकता है। मतलब अब जो लोग टीनेंट हैं उनकी भी मनमानी नहीं चलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे कही गई है, वो ये है कि लैंड ओनर्स या प्रॉपर्टी मैनेजर्स कभी भी आपके पास आकर, अगर आप टीनेंट हैं तो आपके घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकते या नहीं याद धमकेंगे आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। वो अगर आपके प्रेमाइस में आने वाले हैं तो उन्हें 24 घंटे पहले आपको एक रिटन नोटिस देना होगा। वो या तो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी हो सकता है,
लेकिन नोटिस 24 घंटे पहले दिया जाना चाहिए। फर्दर, अगर वो कोई रिनोवेशन वर्क करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी उन्हें आपको 24 घंटे पहले बताना होगा कि मैं यहां पे कुछ काम करवाने वाला हूं। मनमाने तरीके से वो भी आपकी प्रॉपर्टी में, जिस पर आप अभी एज ए टेनेंट रह रहे हैं, इंटरवेंशन नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस की बात यह है कि एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। इसके बाद सिविल कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, लीगल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने में आसानी होगी। अब सिविल कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है वो कम कैसे हो जाएगा? अब यहां पर सेपरेट रेंट अथॉरिटीज को बनाने की बात कही गई है। कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जो टीनेंसी के मामले को हैंडल करेंगे। अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद है तो वो वहां पर जाकर अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं। उन्हें सिविल कोर्ट या फिर जो नॉर्मल जुडिशियल मैकेनिज्म है उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो भी मामले इन कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे, उन्हें उन मामलों को महज 60 दिनों में डिस्पोज करना होगा। ठीक है, दो बातें और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर एक सीलिंग लगा दी गई है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ओनर 2 महीने के रेंट से ज्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे नहीं डिमांड कर सकता। और जो नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके लिए, या जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके लिए, वो मैक्सिमम रेंट के 6 महीने तक का सिक्योरिटी अमाउंट डिमांड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो एक सीलिंग यहां पे लगाई गई है। अच्छा देखिए, इस पूरे कानून में आपको एक बात खल रही होगी, दैट इज रेंट सीलिंग। रेंट सीलिंग पर कोई बात नहीं की गई है। कई बार आप बड़ी सिटीज में जाते हैं और आपको आवश्यकता से अधिक रेंट पे करना पड़ता है, बहुत खलता है। कई बार आपको लगता है इस प्रॉपर्टी का इतना रेंट नहीं होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ डिमांड आपको पे करना पड़ता है। तो क्या भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो रेंट को कंट्रोल करता हो? ऐसी बात नहीं है। भारत में फॉर द फर्स्ट टाइम जो रेंट कंट्रोल एक्ट था वो 1949 में ही आ गया था। उसके बाद कई सारे राज्यों ने अपने अपने तरीके से रेंट कंट्रोल एक्ट बनाए हैं, बट मोर एंड लेस वो बिना काम के हैं। कैसे बिना काम के हैं? बिकॉज रेंट कंट्रोल एक्ट को समय समय पे अपडेट करना होता है, अमेंड करना होता है, और अमेंड करना तो इन्हें आता नहीं है। इससे नुकसान दोनों लोगों को होता है, प्रॉपर्टी ओनर्स को भी होता है और जो टेनेंट्स हैं उनको भी होता है। दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में मैं आपको 2 कानूनों के बारे में बताऊंगा। एक कानून जो प्रॉपर्टी ओनर्स को एक्सप्लॉइट करता है, और दूसरा कानून जो आपको यानी कि टेनेंट्स को एक्सप्लॉइट करता है। देखिए, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट आया था 1958 में, लास्ट अमेंड किया गया है 1988 में, उसके बाद अमेंड नहीं हुआ है। इससे नुकसान होता है प्रॉपर्टी ओनर्स को। 1958 1960s में किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया था। उस समय दिल्ली रेंट कंट्रोल के एक्ट के हिसाब से रेंट बहुत कम था। वो रेंट 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए था। ये जो कानून है इसमें केवल ऐसी ही प्रॉपर्टी कवर होती है जिसका रेंट 3500 रुपए के नीचे हो, उसके ऊपर की प्रॉपर्टी इसके हिस्से नहीं आती। जो प्रॉपर्टी बहुत पहले समय रेंट पे दी गई थी 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में, उनका किराया आज 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए है। कई सारे प्रॉपर्टी ओनर्स के पास बहुत ही प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज है, लाइक कनॉट प्लेस, करोल बाग, चांदनी चौक, और उन्हें रेंट मिलता है 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। और इस कानून में एविक्शन के भी कुछ खास प्रावधान नहीं है, वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। 3500 के ऊपर अगर रेंट है तो वो मुद्दा जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1982 में, जो हमें और आपको एक्सप्लॉइट करता है। बिकॉज यहां पर फ्रीली निगोशिएट किया जा सकता है रेंट को, और आपसे हाई रेंट की डिमांड की जाती है। फर्दर, ये जो कानून है ये 12 महीने या उससे अधिक समय के लिए जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है उस पर एप्लीकेबल होते हैं, उससे कम वाले पे नहीं। आपने देखा होगा अक्सर जब भी आपका प्रॉपर्टी ओनर आपसे एग्रीमेंट करता है तो वो 11 महीने का करता है, उसके ऊपर का नहीं, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट को कहा जाता है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट एक टेम्परेरी एग्रीमेंट होते हैं और ये रेंट कंट्रोल लॉज के बाहर होते हैं, इसीलिए आपसे मनमाने तरीके से रेंट वसूला जा सकता है। गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक प्रॉपर रेंट कंट्रोल एक्ट लाना चाहिए और उसे समय समय पर अमेंड भी करना चाहिए, जिससे कि ना तो प्रॉपर्टी ओनर्स को नुकसान हो और ना ही ऐसे लोगों को जो मकान रेंट पर लेते हैं। दोनों को ही एक बैलेंस आउट करके लॉ लाने की आवश्यकता है। यहां पर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दा विंसी प्लस एंड वेरिटास के बारे में है। नासा ने अभी 2 वीनस मिशन अनाउंस किए हैं। ये वीनस के एटमॉस्फेयर और जियोलॉजिकल फीचर को एनालाइज करेंगे। वीनस आप जानते हैं ना, 8 प्लैनेट्स हैं राइट नाउ जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सबसे पहले मिलता है मरकरी और उसके बाद नंबर आता है वीनस का। आसमान में जो आपको चमकते हुए तारे की तरह प्लैनेट दिखता है वो एक्चुअली में वीनस ही होता है ना। 2 सिस्टर मिशन है, मतलब 2 मिशंस जा रहे हैं जो इन्फर्नो लाइक वर्ल्ड को वीनस के समझेंगे। बहुत चमकता रहता है, वहां का टेम्परेचर बहुत हाई है। इसका रीजन यह है
क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जो एक इंटेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है वीनस पे। इस समझ के बाद हमें प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में और बढ़िया जानकारी मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दा विंसी प्लस के बारे में बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म है एक डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। उद्देश्य यह है कि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा कर ली जाए, यह भी जाना जाए कि क्या वहां पर कभी समंदर था क्या, या क्या वो कभी हैबिटेबल था, या भविष्य में हैबिटेबल हो सकता है, क्या संभावना है। सिग्निफिकेंस यह है कि 1978 के बाद यह पहली बार है कि यूएसए ने वीनस के ऊपर कोई मिशन भेजा है। दूसरा जो है वेरिटस, वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी इज द फुल फॉर्म। उद्देश्य यह है कि यह प्लैनेट के सरफेस को मैप करेगा, उनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करेगा। इस मिशन में एक तरीके के रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। सरफेस एलिवेशन जो है वीनस का, उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, और यह कि क्या वहां पर अभी भी वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स आते हैं। इंडिया ने भी 2024 में प्लान किया है शुक्रयान को वीनस पर भेजने के लिए। ये सारी बातें इस इनिशिएटिव के बारे में। वीनस के बारे में बेसिक जानकारी यह है कि यह रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। यह सेकंड प्लेनेट है सूर्य से, अगर आप दूरी देखेंगे तो साइज और मास में छठा है। सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो स्काई में हमें, मतलब रात में हमें आसमान में दिखता है। ऑब्वियसली पहला वाला तो चांद ही है, और दूसरा ये देखिए सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं इंक्लूडिंग अर्थ। दो हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, उसमें एक तो है वीनस और दूसरा है यूरेनस। हॉटेस्ट प्लैनेट है, कारण मैंने आपको बता दिया था, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। यहां पर जो एक दिन है वो हमारे एक साल से ज्यादा बड़ा होता है। ये जितना समय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है, उससे ज्यादा समय अपने ऑर्बिट पर एक चक्कर लगाने में ले लेता है। यह मामला है पूरा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में रेटिफाई कर दिया है एक एग्रीमेंट को। टाइटल था कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं SCO के, वो इसमें कोऑपरेट करेंगे। एग्रीमेंट को जून 2019 में साइन किया गया था। बात अगर SCO की करें तो एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशिया, चूंकि यूरोप और एशिया दोनों के ही देश यहां पर हैं, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के फील्ड में एक प्रकार का अलायंस है। 2001 में स्टैब्लिश किया गया था, तब इसमें थे 5 देश, इसीलिए इसे संघाई 5 मैकेनिज्म के नाम से पुकारा जाता था। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है दैट इज हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल HSC। ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस ऑर्गेनाइजेशन की। ये साल में एक बार मिलती है, पूरा एजेंडा डिसीजंस अडॉप्ट करती है। SCO की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज है। इसमें 2 परमानेंट बॉडीज हैं। पहली है SCO का सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है, और दूसरी है एग्जीक्यूटिव कमेटी रैट्स की, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की, जो कि ताशकेंट में है। 8 देश हैं इसमें। इंडिया है, फर्दर पाकिस्तान है, इसके अलावा चाइना है, देन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया। 4 देशों को ऑब्जर्वर का भी दर्जा दिया गया है, 2000 अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। होपफुली ये तो समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरे सेतु सर्विस के बारे में है। देखिए कोविड-19 काफी तेजी से स्प्रेड हुआ, थोड़ा बहुत अभी कंट्रोल में आया है, बट नॉट कंप्लीटली एग्जैक्टली। जब आप RT-PCR टेस्ट करवाने जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। कई बार तो रिपोर्ट आती ही नहीं है, 3 दिन बाद रिपोर्ट आनी होती है। जेन्युइनली स्पीकिंग कि मैंने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया था, उसकी ही रिपोर्ट मुझे नहीं मिली, मुझे दोबारा करवाना पड़ गया। अब ऐसा बहुत बार होता है, तो एक और मैकेनिज्म लाया गया है, क्योंकि अगर आपको कोविड की प्रॉब्लम है तो जो चेस्ट है, लंग्स जो हैं वो प्रभावित होती हैं। तो लंग्स के एक्सरे के माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहीं आपको कोविड तो नहीं। लेकिन डॉक्टर्स एक्सरे के माध्यम से महज इसके सिम्टम्स समझ नहीं पाते, तो डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए एक्सरे सेतु सर्विस अभी स्टार्ट की गई है। इसमें AI का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस एक्सरे को स्टडी कर लेगा और डॉक्टर्स को वो सिम्टम्स बताएगा, जिसके जरिए वो पता कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसमें कोविड-19 का इंफेक्शन हो सकता है या नहीं। कैसे होगा समझिए। इसमें मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूं। बिफोर दैट इसे डेवलप किसने किया है? आर्ट पार्क AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसमें कोलैबोरेशन था बेंगलुरु बेस्ड हेल्थ टेक स्टार्टअप निर्मई का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc का। एक्सरे सेतु वर्क कैसे करता है? एक एक्सरे निकाला आपने किसी पेशेंट का, डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। आप उसकी एक फोटो क्लिक करिए
और उस एक्सरे पिक को आप एक व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। वो नंबर दिया गया है, वो नंबर यही है 8046163838। ये एक्चुअली में एक्सरे सेतु सर्विस का व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ये फोटो उस एक्सरे पर मतलब उस व्हाट्सएप नंबर पर जाएगी, वो उस फोटो को कैप्चर करेगा और एक्सरे सेतु एआई सर्विस को दे देगा। वो उस एक्सरे को विद इन मिनट्स एनालाइज करेगा अपने स्पेशलाइज्ड मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स के माध्यम से, और लंग्स में उन यूनिक कोविड फीचर्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे यह संभावना क्रिएट हो सकती है कि पेशेंट में कोविड के इंफेक्शन हो। एनालाइज करने के बाद वो पूरी रिपोर्ट सिम्टम्स जो कोविड की हो सकती है, निमोनिया की हो सकती है, उनको मार्क कर देगा। वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे मशीन लर्निंग के माध्यम से, और उसके बाद डॉक्टर को वो रिपोर्ट फाइल के फॉर्म में वापस से मिल जाएगी। उसके बाद उसी जिस नंबर से डॉक्टर ने उसे भेजा है, उसके बाद वो उसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या निकल के आया। अगर खराब फोटो भी है, मतलब लो क्वालिटी पिक्चर भी है, उसे भी वो एनालाइज कर सकता है। तो है ना मजेदार। अगर ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है मेडिकल के फील्ड में तो आपको जानना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर प्रश्न पूछती है। आर्टपाक की बात करें तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। बेंगलुरु बेस्ड आईआईएससी के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। इसका सपोर्ट मिला था। पर्पस वही था कि इंडिया में टेक इनोवेशन मिशन को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में या रोबोटिक्स के फील्ड में प्रमोट करना है। ऐसे इनोवेशंस लेकर आने हैं जो सोशल सेक्टर में पावरफुल हो। हेल्थ केयर, एजुकेशन, मोबिलिटी, इंफ्रा, एग्रीकल्चर, रिटेल, साइबर सिक्योरिटी, तो ये कर भी रहे हैं। यहां पे कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। दाविंसी प्लस डिजाइन किया गया है ताकि मार्स की जियोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ सकें और एंसेंट लाइफ के साइंस को भी। मॉडल टीनेंसी एक्ट, रिटन एग्रीमेंट जरूरी है नई टीनेंसीज के लिए। रैट्स बीजिंग में बेस्ड है, चाइना में। एक्सरे सर्विस, एक्सरे सेतु सर्विस, ये कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के सिम्टम्स को जो उनका चेस्ट एक्सरे इमेज है उसके माध्यम से डिटेक्ट कर सकता है। और व्हाट्सएप, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। जब आप कमेंट बॉक्स में सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस टेलीग्राम चैनल पे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।